जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सीटेट दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी का जो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो है न्यायपालिका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक क्या है दोस्तों? न्यायपालिका। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि न्यायपालिका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कि आपके सीटेट है ना, सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा दोस्तों न्यायपालिका से। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरे वही एकदम पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन डेट भी आउट कर दिया है सीबीएसई ने, और आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया है किसने दोस्तों? सीबीएसई ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों न्यायपालिका का भूमिका होता क्या है, आखिर हमको न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। ये तो क्वेश्चन उठता है कि नहीं दोस्तों? बताइए, एकदम उठना चाहिए। और ये जितना भी मैंने यहाँ पे लिया हो दोस्तों, ये सारे के सारे एनसीईआरटी कंटेंट है। क्या है दोस्तों? सारा का सारा आपका एनसीईआरटी कंटेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे न्यायपालिका का भूमिका क्या होता है। देखिए, जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की भूमिका जो होती है महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई लोग जो होता है, मान के चलते कोई लोग हो गया कोई संस्था हो गया, यहाँ तो कि दोस्तों कोई भी ऑफिसर हो गया, ठीक है, कोई भी लोग, मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो कोई भी लोग हो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, या फिर कोई भी सरकारी जो है दोस्तों सरकारी ऑफिसर है वो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी संस्था है दोस्तों वो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को किसका याद आता है? न्यायपालिका का याद आता है। अरे हमारे संविधान में प्रावधान है न्यायपालिका। ठीक है, हम लोग उसी के पास जाएंगे कि देखिए ये जो संस्था है क्या कर रही है ना, कानून के विरुद्ध कार्य कर रही है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तब हमें क्या होता ना, न्यायपालिका का याद आता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही न्यायपालिका जो है भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, न्यायपालिका जो है दोस्तों ये संविधान के अंडर में ही रह के काम करता है। ये भी जो है दोस्तों न्यायपालिका भी जो है ये भी मतलब संविधान के बाहर कार्य नहीं करती है, संविधान के अंडर ही रह करके अपना कार्य करती है। ठीक है, और अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग अभी क्या जाने दोस्तों, जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो हमें न्यायपालिका का याद आता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें न्यायपालिका का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना दोस्तों कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मतलब बोल सकते हैं कि न्यायपालिका भी जो है वो संविधान के दायरे में रह कर ही काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों न्यायपालिका के कार्य के बारे में, जो कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। सबसे पहले न्यायपालिका क्या करती है ना, विवादों का निपटारा करती है। उसके बाद दोस्तों न्यायिक समीक्षा करती है। उसके बाद नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। न्यायपालिका जो है दोस्तों 3 प्रकार का कार्य करती है, और 3 प्रकार का कार्य यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा दोस्तों। सबसे पहला क्या हो गया दोस्तों कि विवादों का निपटारा करती है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा करती है। उसके बाद नागरिक का जो अधिकार होता है और संविधान का जो संरक्षण होना चाहिए दोस्तों, तो संविधान को संरक्षण प्रदान करता है कौन? न्यायपालिका। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे यहाँ पे देखिए कि विवादों का निपटारा में क्या है, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। यदि देखिए न्यायपालिका क्या करता है, यदि मान के चलते हैं कि नागरिक के बीच में किसी प्रकार का कोई भी विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका उसको क्या करती है? निपटाने का कार्य करती है। जैसे अभी देखिएगा दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में झगड़ा चलता है किसका ना, ज़मीन को लेकर के, है ना, भूमि को लेकर के, लैंड को लेकर के बहुत ज़्यादा दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहुत ही ज़्यादा विवाद चलता है। तो दो नागरिक के बीच में यदि मान के चलते हैं कि झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा कौन करता है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे? तो न्यायपालिका। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अब बात कर लेते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होता है। तो जरा देखिए, संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है।
संसद द्वारा पारित कानून, अगर मान के चलते हैं कि संसद में दो आता है दोस्तों, एक हो गया आपका विधानसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अगर संसद में कोई भी कानून अगर पारित होता है और वह कानून जो है संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे क्या करती है, रद्द कर देती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, ठीक है। और देखिए न्यायपालिका जो होता है दोस्तों, ये नागरिक का संरक्षण करता है, उसके बाद ये क्या करता है ना, संविधान का भी संरक्षण करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना क्या होता है, ठीक है। संरचना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे ऊंचा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, हाँ या ना? एकदम आप लोग बोलिएगा हाँ सर, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया दोस्तों, हम लोगों को मानना पड़ेगा, है ना। ये बात एकदम आप लोग अपने माइंड में घुसा करके रख लीजिए है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा आपको स्वीकार करना होगा, ठीक है, चाहे आपके हक में आया या फिर आपके हक में ना आए, ठीक है। जैसे कि देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सर बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है सुप्रीम कोर्ट। तो भाई मेरे दोनों बातें एक ही है, ठीक है। चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या फिर सुप्रीम कोर्ट बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो भी फैसला आता है हम लोगों को मानना पड़ता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला किया था कि 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया जाए, ठीक है। यानी बीएड का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। तो देखिए सबको मानना पड़ा, सबको मानना पड़ा कि नहीं दोस्तों, बताइए। हाँ, ठीक है। अब देखिए कि प्राइमरी वाला को क्या किया है ना, बीएड वाले को बाहर कर दिया कि बीएड वाले जो है प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है। ये जो फैसला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का था, और ये फैसला को सभी को स्वीकारना पड़ा, ठीक है। अब आ गया दोस्तों राज्यों में उच्च न्यायालय, जिसको हाईकोर्ट बोलते हैं। हाईकोर्ट क्या होता है दोस्तों, सब एक राज्य में एक हाईकोर्ट जरूर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका क्या ना, डिस्ट्रिक्ट वाला न्यायालय, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। एक ठो जिला में होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों राज्यों में उच्च न्यायालय, जिसको हाईकोर्ट के नाम से वो जानते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों जिला न्यायालय, है ना, जिला न्यायालय आता है। देखिए अगर जिला न्यायालय में कुछ भी फैसला सुनाता है दोस्तों, अगर संतुष्टि नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में जाकर के मतलब केस दायर करवा सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में जो भी फैसला आता है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो सबसे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप लोग केस दायर कर सकते हैं कि देखिए कि उच्च न्यायालय में ये जो फैसला सुनाया हम इससे संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो होता है दोस्तों, न्याय करने की व्यवस्था जो होती है वो सबसे बड़ा होता है सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, और सबसे छोटा जो होता है दोस्तों जिला वाला जो होता है न्यायालय, वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, और देखा भी गया है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी दोस्तों ना, 15 अगस्त 1947 को, हाँ या ना? यस, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ पर हुआ था ना, दिल्ली में हुआ था। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ हुआ था, दिल्ली में, और कब हुआ था। तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए स्थापना के साथ ही भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान ही सर्वोच्च न्यायालयिक प्रणाली के प्रीवी काउंसिल और संघीय अदालत खत्म हो गई। देखिए जैसे ही दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो गया, ठीक है, तो उपनिवेशिक शासन भी जो हो गया दोस्तों वो खत्म हो गया, ठीक है। दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अब जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये पॉइंट को आप भूल ही नहीं सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो दोस्तों आप मतलब ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को समझिए कि मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और 30 अन्य मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। एक आपका क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और 30 और न्यायाधीश होता है, मतलब 30 और जज होते हैं, ठीक है।
इन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो होता है 65 वर्ष होती है। मतलब इसका जो रिटायरमेंट का जो उम्र माना गया है दोस्तों वो 65 वर्ष माना गया है। यहाँ से हम लोग देखिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिए ना। क्या है देखिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाने कि दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा क्या करता है ना, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति जो है दोस्तों किसका नियुक्ति करता है? तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। यह क्वेश्चन आपका सीटेट के पेपर में पूछा हुआ दोस्तों न। क्या है देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा एक ठो होता है आपका मुख्य न्यायाधीश और 30 ठो फिर से न्यायाधीश होता है। मतलब क्या हो गया? कुल मिलाकर के 31 जज होते हैं। ठीक है। और इन न्यायाधीशों के मतलब इन सभी जजों का जो होता है दोस्तों रिटायरमेंट का उम्र है कितना ना? 65 वर्ष। कितना है दोस्तों? 65 वर्ष है। ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो फिगर है, ये फिगर में क्या है दोस्तों? नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय, मतलब नई दिल्ली में जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है उसका फोटो यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ। अब यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ दोस्तों कि इसे भी जाने, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 124। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 124। इंग्लिश में अनुच्छेद को आर्टिकल कहा जाता है, तो आर्टिकल 124 में वर्णन है। ठीक है। याद रहेगा। आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों देखिए आप लोगों को तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों का किस प्रकार से तैयारी है। आप लोगों को उस प्रकार से तैयारी रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 20 अगस्त को जिस प्रकार से एग्जाम हुआ वहाँ से आप लोगों को पता चल गया है दोस्तों कि अब वैसा तैयारी करने से नहीं चलेगा। अब दो है दोस्तों धाकड़ तैयारी होना चाहिए, ज़बरदस्त तैयारी होना चाहिए, तभी जाके सीटेट निकाल पाइएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। मतलब यहाँ पे संविधान में ही हमारा बताया गया दोस्तों कि हर एक राज्य में क्या होना चाहिए ना? उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों का मैं यहाँ पे सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों ना। क्या है जरा देखिए, राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति हाईकोर्ट के पास होती है। देखिए जितना भी राज्य स्तर वाला जितना भी मैटर होता है दोस्तों, राज्य वाला मैटर जितना भी होता है उसका जो न्यायिक शक्ति होता है, न्यायिक शक्ति का मतलब क्या हो गया दोस्तों? न्याय करने का जो शक्ति होता है उसको वह किसके पास होता है ना? हाईकोर्ट के पास होता है। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों देश में कुल कितने हैं ना? 24 हाईकोर्ट है, लेकिन वर्तमान समय में 25 हो गया है। आंध्र प्रदेश में और एक हाईकोर्ट बनाया दोस्तों, कुल मिलाकर के 25 हैं। ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि देश में कुल कितने हैं ना? 24 हाई कोर्ट है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि देश में कुल कितने हैं ना? 25 हाई कोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में बना है। ठीक है ना दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे देखिए 1862 ईस्वी में स्थापित कलकत्ता, वर्तमान में अब कलकत्ता को क्या कहा जाता है? वर्तमान समय में कोलकाता कहा जाता है। हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, सबसे पुराना न्यायालय है। मतलब अगर हम बात करें दोस्तों कि कोलकाता हाईकोर्ट है ना, कोलकाता हाईकोर्ट जो है देश का सबसे पुराना न्यायालय है। ठीक है। याद रहेगा, आपको याद रखना ही होगा दोस्तों कि कोलकाता हाईकोर्ट जो है दोस्तों देश का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे ना 1862 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ना। क्या है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में। तो याद रखिएगा राज्यपाल दिलवाता। कौन ना? राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों जरा देखिए कि राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाह ले,
ठीक है। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं हमें और भी जज की आवश्यकता है, तो दोस्तों और भी जज की संख्या में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। और अतिरिक्त न्यायाधीशों का नियुक्ति भी कर सकता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है यह भी जाने, तो चलिए ये भी जान लेते हैं हम लोग ना क्या है, जरा देखिए कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड में जो दोस्तों उच्च न्यायालय बना है वो कितना है ना, 21वां उच्च न्यायालय है। कितना ना, 21वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है। हम लोग उच्च न्यायालय का गठन कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 214, अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आर्टिकल 214 में क्या है ना वर्णन किया गया है, इसके बारे में पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 214 में, ठीक है। जरा देखिए झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछ ले कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या किया गया था दोस्तों ना, झारखंड में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो झारखंड में जो प्रथम दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे यानी उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा उनका नाम था दोस्तों विनोद कुमार गुप्ता। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। तो इनके जो है दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा विनोद कुमार गुप्ता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करते चलिए, ठीक है। तो देखिए जिला जो होता दोस्तों जिला वाला न्यायालय है ना, तो उच्च न्यायालय के अधीन जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि उच्च न्यायालय के अधीन होता है जिला वाला न्यायालय, ठीक है। अब ये जो होता है दोस्तों इनका जो प्रशासन होता है वो जिला स्तर पर ही होता है, मतलब जिला स्तर में जो भी कांड वगैरह होता है, जो कुछ भी दोस्तों विवाद होता है उसी को सुलझाता है दोस्तों जिला न्यायालय। अगर इससे नहीं होता दोस्तों ये फॉरवर्ड कर देता उच्च न्यायालय को, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें इतना ही जानना है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही जानना है ना, कि जिला न्यायालय क्या होता है। जिला न्यायालय जो होता है उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। और इसका जो शासन व्यवस्था होता है दोस्तों जिला स्तर पर ही होता है ना। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है दोस्तों जिला न्यायालय का फोटो है ना, ये जिला न्यायालय का फोटो है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्तों कि FIR, आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि FIR हो गया है, मेरे नाम पर FIR हो गया है, उसके नाम पर FIR हो गया है। तो ज़रा देखिए दोस्तों कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है दोस्तों FIR का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, आप लोगों को याद रखना ही होगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, नहीं तो आप लोग इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट तो कुछ मतलब दूर की बात है दोस्तों, इसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं दीवानी कानून के बारे में। दीवानी कानून को दोस्तों इतना सिविल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या फिर अवहेलना से होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा विषय को संबंधित किया गया दोस्तों, शामिल किया गया है, जरा देखिए। जमीन की बिक्री हो गया दोस्तों, है ना, जमीन की बिक्री संबंधी विवाद हो गया, वस्तुओं को खरीदारी संबंधी विवाद हो गया, किराया से संबंधित विवाद हो गया, तलाक से संबंधित हो गया दोस्तों, और मुकदमे का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के जो होता है दोस्तों मुकदमे का निपटारा किया जाता है इसमें दीवानी कानून में, जिसको हम लोग सिविल लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि आपके नाम पर जमीन है दोस्तों, उसको मैं किसी और पार्टी को अपना बता करके उसको सेल कर दिया, है ना, ये आता है दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों सिविल लॉ के तहत इसका सॉल्यूशन होगा।
अगर मान के चलते हैं किसी का जो है तो होता है दोस्तों डिवोर्स हो जाता है, तो उसका भी सोल्यूशन जो होता है दोस्तों दीवानी कानून के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, वस्तुओं की खरीदारी के लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, झगड़ा झंझट होता है दोस्तों, तो उसका भी जो निपटारा होता है वो सिविल लॉ के तहत ही होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ना किसके बारे में, क्रिमिनल लॉ के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फौजदारी कानून। तो फौजदारी कानून में क्या होता है दोस्तों, देखिए कि ना व्यवहार संबंधित जो जितना भी अपराध होता है, जैसे कि यहाँ पे चोरी डकैती, जैसे वो व्यवहार से ही चोर है वो डकैत है ना। दहेज जो होता है, दहेज वाला मामला दोस्तों की जैसे मान के चलते बेटी दहेज लेकर के नहीं आया तो उसको जला दिया जिंदा, है ना। उसके बाद हत्या का मामला आ गया, ये सब आता है दोस्तों फौजदारी कानून में आता है। ये सब का निपटारा जो होता है दोस्तों फौजदारी कानून के अंतर्गत ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ भी बोलते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है दोस्तों, तो स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब क्या हो गया कि हमारा संविधान जो है दोस्तों न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा है, लेकिन हाँ ये भी बताया है कि आप स्वतंत्र तो हैं लेकिन संविधान के दायरे में पर ही आपको रह करके काम करना होगा। नहीं तो न्यायपालिका ये नहीं बोल सकता है दोस्तों आई एम द बॉस। ठीक है, आई एम द बॉस ये नहीं बोल सकता है, कौन न्यायपालिका नहीं बोल सकती है। ठीक है, तो हमारे संविधान को क्या, हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा है। ठीक है दोस्तों मेरे, इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका काम में दखल नहीं दे सकती है। मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका जो कार्य कर रही है दोस्तों, विधायिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और कार्यपालिका भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये बात याद रखिएगा। अगर हम देखें कि अदालतें विधायिका एवं कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है, ठीक है, ये भी बात सही है कि जितना भी अदालत होता है दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होता, वो किसके अधीन होता है ना, न्यायपालिका के अधीन होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और ना ही वे इन संस्थाओं के स्वार्थ के लिए काम करती है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ना ही जो है आपका विधायिका और कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करना चाहती है, और ना ही मतलब अपने स्वार्थ के लिए काम करता है दोस्तों। ठीक है, यानी न्यायपालिका जो होता है अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, यानी न्यायपालिका को संविधान में क्या बोला है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और विधायिका और कार्यपालिका जो है आपके कार्य में दखल नहीं डालेगी, है ना। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों ये वीडियो, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, भारत का हर एक व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकता है, यस ये सही बात है। आप चाहे अब दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप चाहे जनजाति से हो या फिर अत्यंत पिछड़ा जाति से हो, पिछड़ा जाति से हो, ठीक है, आप किसी भी जाति से संबंध क्यों न रखते हैं दोस्तों, कि हर एक व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये जो है दोस्तों हमारा क्या है ना, मौलिक अधिकार है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्या ना, जनहित याचिका, जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, तो देखिए जनहित याचिका को हम लोग नाम से जानते हैं दोस्तों ने, क्या PIL, उसका फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, देखिएगा कि बहुत सारे गरीब लोग जो होता है दोस्तों न्यायालय में जाना मुश्किल होता है, यह सही बात है। कोई जो है होता है दोस्तों की मजदूरी करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो मजदूरी करके जो है अपना भरण पोषण कर रहा है, तो वैसे जो लोग होते हैं दोस्तों न्यायालय में जाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो दोस्तों उसको जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं 1980 और 1990 के बीच में, ठीक है, 1980 और 1990 के बीच में क्या कर दिया ना, जनहित याचिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PIL की व्यवस्था लागू कर दिया। ठीक है, 1980 में ने क्या किया, जनहित याचिका किसके द्वारा लागू कर दिया दोस्तों ना, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जनहित याचिका में 10 प्रकार के विषय को रखा गया है। अब ये सबसे क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे नहीं आता है कि 10 प्रकार का विषय क्या है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, न कितना विषय को रखा गया, तो याद रखिएगा 10 प्रकार के विषय को रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ पे देख रहे हैं चित्र क है, चित्र ख है, चित्र ग है, चित्र घ है। ठीक है, कि चित्र ख है ना, यहाँ पे चित्र क जो है दोस्तों वो क्या दर्शा रहा कि वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पूरे, ठीक है, पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था।
2001 में क्या हुआ था दोस्तों कि 2001 में राजस्थान और ओडिशा में क्या हुआ था ना, सुखाड़ की वजह से दोस्तों कि बहुत लोगों को मतलब क्या हो गया दोस्तों, लाखों लोगों को जो है, ठीक है, भोजन का जो है दोस्तों क्या हो गया था, अभाव हो गया था। सरकारी गोदाम, यहाँ पे चित्र ख में क्या दर्शा रहा है कि सरकारी गोदाम अनाजों से भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूं चूहे की भेंट चढ़ गया था। मतलब जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चित्र ख में कि सरकारी गोदाम में बहुत सारा अनाज था, लेकिन अनाज को जो है दोस्तों चूहा खा रहा है, लेकिन जो है सरकार उसको जो है जनता तक नहीं पहुंचा रही थी। ठीक है। चित्र ग, इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, लिबर्टीज, जिसको हम लोग PUCL के नाम से जानते हैं, नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दिया। देखिए 2001 में क्या हो गया दोस्तों ने, राजस्थान और उड़ीसा में क्या हो गया, सुखाड़ पड़ने की वजह से लाखों लोग जो है दोस्तों भोजन का अभाव हो गया। ठीक है। सरकारी गोदाम में बहुत सारा अनाज रखा हुआ था दोस्तों, सारा जो है दोस्तों गेहूं से भरा हुआ था, लेकिन गेहूं जो है चूहा खा रहा था, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल रहा था। और चित्र ग में यह दर्शाया गया, यहाँ पे देखिए दोस्तों चित्र ग है ना, ये आप लोग देख सकते हैं कि चित्र ग जो है लोगों ने एक संस्था है, उस संस्था का नाम यहाँ पे दिया दोस्तों ने क्या, यहाँ पे संस्था का नाम दिया है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया है। उसने क्या किया ना, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के जनहित याचिका दायर कर दिया। ठीक है। इस याचिका में कहा गया था कि भोजन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के मौलिक अधिकार में शामिल है। यही डिस्कस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा ये करना पड़ा, इतना ज़्यादा रीडिंग करना पड़ा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। इस याचिका में ही ये कहा गया दोस्तों कि भोजन का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित, मतलब संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 21 में वर्णन किया गया है कि जीवन के मौलिक अधिकार में शामिल है क्या ना, भोजन का अधिकार। ठीक है। राज्य के संसाधन कम होने के कारण भोजन की उपलब्धता कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की दलील को खारिज करते हुए आदेश दिया कि यह राज्य का दायित्व बनता है कि वह सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। अब राज्य सरकार जो है दोस्तों लोगों तक भोजन नहीं पहुंचाया था, अब राज्य तो अपने बचाव में कुछ बोलेगा ही दोस्तों। ठीक है। तो राज्य ने क्या कहा कि संसाधन कम था, इसीलिए हम गरीबों को हम लोग अनाज नहीं दिए, लेकिन उसका जो है दोस्तों, उसका क्या है, दलील को खारिज कर दिया किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने। और खारिज करते हुए कहा कि राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। कैसा भी कंडीशन क्यों ना हो दोस्तों, कि आपको हर हाल में क्या करना होगा, गरीबों को अनाज देना ही होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का सिचुएशन आता है तो। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मैंने यहाँ तक जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था दोस्तों, यहाँ पे एक और दो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा देखिएगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कब लागू किया गया दोस्तों ना, 2013 को लागू किया गया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।